जनपदों से आए हुए हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हमारे सभी हस्तशिल्पी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। मैं प्रदेश भर के अंदर अपने कौशल से, अपने परिश्रम से भारत की इस विरासत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध आप सभी भारत के हस्तशिल्पियों का, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। यह केवल एक दिवस नहीं है, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी, जब भारत की आजादी में स्वदेशी ने पदार्पण किया था। स्वदेशी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र ने उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ करके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा था। यह उस समय था जब भारत की आजादी के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था, लेकिन स्वदेशी आ चुकी थी और स्वदेशी के कारण जब भारत ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और गांधी जी के आगमन के बाद ये लड़ाई जब और मजबूती के साथ आगे बढ़ी, तो देश को आजाद होने में कोई समय नहीं लगा। यानी मात्र 42 वर्ष में उत्तर प्रदेश अपने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सफल हुआ। हर भारतीय के लिए गौरव का दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के आंदोलन को खादी को ही अपना मंत्र बनाया था, स्वदेशी को ही अपना मंत्र बनाया। हथकरघा को ही उन्होंने अपने आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 7 अगस्त की तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में आयोजित करने और 2015 से लगातार इस आयोजन को पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया है, वह देश के उन लाखों हथकरघा से जुड़े हुए उद्यमियों, व्यवसायियों, हस्तशिल्पियों का सम्मान है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की लगभग 2.5 लाख उन परिवारों की ओर से जो इस हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा हथकरघा का उद्यमी कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। कभी ये भारत की आजादी का मंत्र बना था, कभी यह आंदोलन स्वदेशी की प्रेरणा बना था और भारत की आजादी के अंदर आजादी के लिए एक नया मंत्र फूंकने का माध्यम बना था। और आज वही स्वदेशी के इस उत्पाद को एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज के इस दिवस का आयोजन
2015 से लगातार करना प्रारंभ किया। यह हमारी विरासत है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये 2.5 लाख परिवार, यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी होंगे तो मान करके चलिए कि लगभग 14 से 15 लाख लोग जिस व्यवसाय पर आश्रित हैं, और अगर उसमें पावर लूम को भी हम जोड़ लें तो ये संख्या बढ़ करके आती है लगभग 30 लाख। ये 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का कारण, उनके स्वावलंबन का आधार भारत की स्वदेशी और खादी के उत्पाद से जुड़े हुए हथकरघा उद्योग है। लोग इसके माध्यम से बिना किसी सरकार पर आश्रित रहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए सरकार ने भी तय किया कि नहीं, उन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी 40,000 से अधिक ऐसे हैंडलूम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपए का केवल विद्युत में ही हमने उनको सुविधा उपलब्ध करवाई, 109 करोड़ रुपए की। लेकिन हमें याद रखना होगा, आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम तब टिक पाएंगे जब हम लोग आज की डिजाइन की मांग के अनुरूप डिजाइन तैयार करेंगे और वस्त्र तैयार करेंगे। देखो, दुनिया मांग कर रही है। मैं अभी बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी का भी मैं अवलोकन कर रहा था, और उसके माध्यम से मैं देख रहा था क्या कौशल है। यह आयोजन उस कौशल के लिए एक मंच है, उसकी ब्रांडिंग का आधार है, उसको मार्केट से जोड़ने का एक माध्यम है, उन लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। और इसलिए इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके हम सब अपने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को एक नया सम्मान दे सकते हैं। और यूपी तो इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। आप याद करिए ना, यूपी के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ हो, पिलखुआ हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, या फिर बरेली, लखनऊ। मैं अभी देख रहा था बाहर लखनऊ की चिकनकारी का काम परिवार का परिवार मिलकर के उस कार्य के साथ जुड़ता था, और एक विश्वास, यानी व्यापारी और हस्तशिल्पी के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। विश्वास का रिश्ता इस बात को लेकर के कि वह व्यापारी उसे सामान उपलब्ध करवाता है और वह उसमें चिकनकारी का कार्य करते हुए फिर वापस कर देता है। पैसे का कोई लेन देन उस समय नहीं होता। जब एक बार वो अपना हिसाब रखता है, एक समय वो आकर के उसका पैसा देके चला जाता है। बाराबंकी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, यानी ये सभी क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट हस्तशिल्पी के माध्यम से, कारीगरी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान कराई।
आज जब मैं भदोही के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, तो 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन दुनिया के बाजार में। और याद करना, जब देश की नई संसद बनी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोही की कालीन लगनी चाहिए। भदोही की कालीन लगी थी। देश की संसद में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान झलकते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जो परिश्रम करेगा, हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में आज ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसी के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम लोगों ने भदोही में भारत सरकार की मदद से, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वहां पे कालीन का एक एक्सपो सेंटर भी बनाया है। वाराणसी में एक फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हुई है। टीएफसी का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वहां स्थापित हो चुका है। वहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिले, वहां के सिल्क क्लस्टर को वैश्विक मान्यता मिले। वाराणसी से लेकर के आजमगढ़ तक वह पहचान मिल रही है। अन्य क्या सुविधाएं हो सकती है टेक्नोलॉजी के लिए, डिजाइन के लिए, पैकेजिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या कुछ होना है। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, क्योंकि ये हथकरघा मात्र हथकरघा नहीं है, ये भारत की आजादी का एक शस्त्र है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला मंत्र है। और इसने उस कालखंड में, क्योंकि अभी हम लोग 15 अगस्त को भारत की स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे। इस स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमने 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। अब हम 15 अगस्त 2026 को भारत की आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे। यानी 80 वर्ष होंगे भारत की आजादी को। उससे भी 42 वर्ष पहले आज के दिन स्वदेशी के माध्यम से भारत की आजादी के मंत्र को फूंकने का एक नया आह्वान भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने किया था। और आज भारत की आजादी के उन दीवानों के, आप सभी जितने भी यहां पर आए हुए हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उद्यमी हैं, ये सभी उस परंपरा के, उस विरासत के प्रतिनिधि भी हैं। इसलिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस पूरे मामले में आपके साथ खड़ी है। हम वाराणसी में फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गत वर्ष हम लोग लगभग 450 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दी। डिजाइनिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, उन्हें इसके बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है।
गवर्नमेंट उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। लखनऊ में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना हो रही, 1000 एकड़ में टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखना, टेक्सटाइल का क्षेत्र ऐसा है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को कार्य मिले, हर हाथ को कार्य मिलेगा, खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी, वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएगा। इस दिशा में उस प्रयास को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। संत कबीर के नाम पर हम लोग प्रदेश के अंदर 5 स्थानों पर टेक्सटाइल के पार्क की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी आपको एक नया प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध होगा। बहनों और भाइयों, ये काम 2017 के पहले भी और 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए। जहां पर किसी के पास ये सोच ही न हो, जहां हर कार्य को केवल वोट बैंक के नजरिए से लोग देखने लग जाएं, वहां पर गरीबों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का सम्मान पिछड़ जाता है। यही तो होता था 2017 के पहले प्रदेश में बिजली ही नहीं थी, आवागमन के लिए सड़कें ही नहीं थी, कानून व्यवस्था इतनी बदहाल थी कि न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न हस्तशिल्पी सुरक्षित था, न कारीगर सुरक्षित था। जब मार्केट ही नहीं खुलेंगे, बाजार वीरान रहेंगे, उसका असर हस्तशिल्पी और कारीगर पर भी पड़ेगा, हर युवा पर पड़ेगा, हर छात्र पर पड़ेगा, हर महिला पर पड़ेगा। और यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें 70% से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं। 70% महिलाएं किसी एक क्षेत्र में कार्य कर रही हो, यह अद्भुत क्षेत्र है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, लेकिन 17 के बाद हमने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया। याद करिए, एक एक उद्यम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसकी ब्रांडिंग की। आज प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जहां कहीं जाते हैं, यूपी के हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को वहां के राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान करते हैं। ये सम्मान आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान है। ये सम्मान वही सम्मान है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आपकी ब्रांडिंग हुई तो मार्केट भी उपलब्ध हुआ। डबल इंजन की सरकार ने इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, डिजाइन के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर काम कर रही हैं। सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है ये यूपी के अंदर, हथकरघा का। और इन सभी एमएसएमई उत्पाद को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। 5 लाख रुपए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ तो उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे।
ये पहले भी चिंता होनी चाहिए थी, सत्र के पहले भी चिंता होनी चाहिए थी। वे दिन रात कार्य करते हैं तो वह केवल दिया की लाइट में नहीं, चिमनी में नहीं, केरोसिन के धुएं में नहीं, बल्कि एक जलता हुआ एलईडी का बल्ब उसकी आंख की रोशनी को और गति दे सके, क्योंकि गति केवल उसकी रोशनी को नहीं बल्कि उसके हथकरघे के माध्यम से बनने वाले उत्पाद में अपनी विरासत को सम्मान देने का एक माध्यम बनता है। यह कार्य सत्र के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी, और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। आज आप जाइए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, पेयजल की व्यवस्था है, हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म दी जा रही है, बैग दिया जा रहा है, बुक्स दी जा रही है, जूते और मोजे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वेटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। निपुण भारत अभियान में पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतार करके आज हर व्यक्ति, किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, बच्चे से बोले कि इस पाठ को पढ़िए, वहां पे पढ़ के सुनाता है, प्रसन्नता होती है। ये तब होता है जब मुख्यमंत्री समय निकाल करके जिले जिले में जाए, जब मंत्रीगण जगह जगह जाए। इन लोगों का विकास में कोई रुचि थी ही नहीं पहले। जो है उसमें लूट खसोट शुरू होती थी खानदान में, कौन कितना नोच ले, कौन कितना लूट ले। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा वे स्वयं बने हुए थे, और इस क्षेत्र में 70% महिलाएं काम करती। और इसीलिए मैं आप सबको आज के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अभी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया गया है या किया जाता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसको अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी और डिमांड के अनुसार उस डिजाइन के साथ जोड़ें जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट जिसको चाहता है, ये हम उनको दें। हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से जो टूल किट और ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, इसीलिए उन्हीं कारीगरों के लिए की है जो अच्छा करना चाहते हैं। संत कबीर टेक्सटाइल के पुरस्कार और वीरांगना झलकारी बाई पुरस्कार से सम्मानित जिन लोगों को किया गया है, वो इसी बात के लिए कि वे कुछ नयापन करके दिखाएं।
और हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हम कहीं जाते हैं, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं, बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करवाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते हैं। कोई भदोई की कालीन का नमूना लेके आता है, कोई फिरोजाबाद की मूर्ति को लेकर के आता है, कोई पीतल से बने हुए उत्पाद को मुरादाबाद से लेके आता है, कोई हार्डवेयर से जुड़े हुए उत्पाद को लेके आता है, कोई स्पोर्ट्स आइटम युवा के लिए लेके आता है। सब अब यूपी के अंदर बन रहे हैं स्पोर्ट्स का आइटम। मेरठ उसका केंद्र बिंदु बना है। इससे पहले ये दम तोड़ रहा था, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परेशान करता था क्योंकि उनकी भट्टियां कोयले से जलती थी, केरोसिन से जलती थी। आज हमने पीएनजी पहुंचा दी, आज बिजली के कनेक्शन उनको उपलब्ध करवाए गए हैं। पर्याप्त पावर है, पर्याप्त पीएनजी है। अब उनके बाद टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, और सरकार इसको लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए, इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में या गेस्ट हाउसेज में जो हम बेड शीट उपलब्ध कराते हैं, खरीदते हैं, अगर हथकरघा से बनी हुई उत्पाद हों और उत्तर प्रदेश के कारीगरों से बने हुए उत्पाद हों, तो मुझे लगता है सोने में सुहागा हो जाएगा। इनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, साथ साथ वहां पर उत्तर प्रदेश के हथकरघा से जुड़े हुए पावर लूम से बने हुए उत्पाद हैं, जो टॉवल का हम इस्तेमाल करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, या जो कालीन इस्तेमाल की जाती है, यह भी यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनी हुई होगी। तो इनकी इनकम भी बढ़ेगी, उसकी ब्रांडिंग का एक अवसर भी होगा, और साथ साथ हर नागरिक उस पर गौरव की अनुभूति भी करेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके हितों को संवर्धन देने के लिए हर प्रकार से सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। तो लखनऊ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया गया था। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम योगी इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने वहां पर बैठे सभी लोगों को संबोधित किया। हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन किया गया था लखनऊ में। इस दौरान बुनकरों का सम्मान किया गया। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश में हो रहे विकास का भी उन्होंने जिक्र किया। सीएम योगी ने बताया कि 30 लाख लोगों की जीविका हथकरघा से चल रही है। साथ ही भदोई की कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सीएम योगी ने यह बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि हथकरघा हमारी समृद्ध संस्कृति की विरासत है। संत कबीर पुरस्कार और चेक वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दौरान सीएम योगी ने यह बयान दिया। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है।